नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते देश भर की निगाहें रहीं बिहार पर, जहां नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद और तेजस्वी यादव ने दूसरी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी के नेताओं में सबसे ज्यादा चर्चा रही मोदी की, बिहार के मोदी की। हमारे आज के खास मेहमान सुशील मोदी, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फिलहाल राज्यसभा के सांसद हैं। आपका स्वागत है। आपसे सभी जरूरी सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। सुशील मोदी बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता। 5 साल पहले की बात है, बिहार में नीतीश और तेजस्वी की महागठबंधन की सरकार थी। सुशील मोदी ने लालू परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और लालू परिवार पर हमला करते। नतीजा ये हुआ कि नीतीश और तेजस्वी का गठबंधन टूट गया और नीतीश बीजेपी के साथ हो गए। सुशील मोदी की ये बड़ी सियासी जीत थी। दोनों की दोस्ती को सियासी से भी ज्यादा राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा जाने लगा। लेकिन अब सुशील मोदी बिहार नहीं, दिल्ली की राजनीति में है और अब जेडीयू से उनकी पार्टी की दोस्ती भी टूट गई है। नीतीश कह रहे हैं सुशील मोदी उनके डिप्टी होते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन सुशील मोदी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। कह रहे हैं उनकी पार्टी के साथ धोखा हुआ। अब अपने दोस्त नीतीश से वो विरोधी का धर्म निभा रहे हैं और लगातार हमले कर रहे हैं। आज एबीपी न्यूज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशील मोदी खुद देंगे सभी सवालों के जवाब। मेरा पहला सवाल यह है कि बीजेपी अपने आप में एक बहुत तेज तर्रार पार्टी, बड़ी चौकस पार्टी, बहुत बड़ा इसका खुफिया तंत्र, तरह तरह की जानकारियां और उन जानकारियों पर तेज़ी से उठाए गए कदम। उसके बावजूद जब ये सरकार गिरी तो आपने तो कहा मैं शॉक्ड हूँ, और आपने एक कहावत भी सुनाई कि मुर्गी फिर बेल तले नहीं जाएगी, ये जा ही नहीं सकते आरजेडी की तरफ। क्या हुआ? कहाँ आप लोग पस्त रह गए? कहाँ सोते से रह गए? देखिए, नीतीश जी की माइंड को समझना बहुत मुश्किल है। दिन रात उनके साथ काम करने वाले, बगल में बैठने वाले भी उनके दिमाग को समझ नहीं सकते। उनके दिल में क्या है और क्या करेंगे, अगला कदम क्या होगा, ये समझना बहुत मुश्किल है। जब लालू जी से उन्होंने गठबंधन तोड़ा तो लालू जी भौचक्का थे, और जब इस बार हम लोगों से गठबंधन तोड़ा तो हम लोग अवाक थे। यद्यपि पिछले 4-5 महीनों से संकेत दे रहे थे, इफ्तार पार्टी से लेकर जातीय गणना को लेकर जो दिल्ली गए से लेकर 1 दर्जन जो है, लेकिन मुझे लगता था कि कुछ भी हो जाए नीतीश जी लालू जी के साथ नहीं जाएंगे। कांग्रेस और राजद, यही 2 उनकी कमाई थी जिसके खिलाफ वो जिंदगी भर लड़ते रहे। इमरजेंसी में जेल गए, जेपी आंदोलन, तो मुझे भरोसा नहीं था। जबकि आपके कई पत्रकार मित्र कहते थे मुझे कि देखिए नीतीश जी कुछ भी कर सकते, तो मैंने कहा भाई था कि फिर मुर्गी बेल तले, कि फिर मुर्गी जाएगी बेल के पेड़ के नीचे। एक बार गए तो किस प्रकार से अपमानित होकर और घुटन महसूस करके लौट कर आए। तो और कोई बीजेपी का खुफिया तंत्र नहीं है, आप ही लोगों के पत्रकार ही हमारे खुफिया हैं, उन्हीं से जो समाचार मिलते हैं बाकी मिलते हैं। और देखिए अंतिम समय तक हम लोगों ने प्रयास किया, और जब ललन सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 2 दिन पहले, तो खुद अमित शाह जी ने टेलीफोन किया और पूछा नीतीश जी से कि क्या ये ललन जी का देख रहे हैं टीवी पर बयान आ रहा है। तो उनका वक्तव्य था, उन्होंने कहा कि अमित भाई, आपके यहाँ गिरिराज सिंह और हमारे यहाँ ललन सिंह, अरे इन लोगों के बयानों पर ज़्यादा गौर मत कीजिए। तो यानी 2 दिन पहले भी उन्होंने एकदम आश्वस्त किया कि ऑल इज़ वेल, सब ठीक चल रहा है, कोई चिंता मत कीजिए। इसलिए धोखा हुआ है, हम भी अवाक हैं, भौचक्का है कि नीतीश जी ऐसा भी कर सकते हैं। कम से कम मैंने तो नहीं सोचा था, मेरे पार्टी के भी अधिकांश लोगों को ही लगता था कि ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन किया उन्होंने। पर ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से संकेत नहीं थे। यानी गृह मंत्री जी ने यहाँ बैठक बुलाई थी जुलाई में, उसमें नहीं आए। कोविंद जी का जो विदाई समारोह उसमें नहीं आए। मुर्मू जी का जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें नहीं आए। प्रधानमंत्री जी की नीति आयोग की जो बैठक थी उसमें भी नहीं आए। आप लोग अगर उसको करीब से देखें तो बीजेपी के अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम लोग शायद कहीं ना कहीं आत्ममुक्त हो गए थे। हमें लग रहा था कि जो आपने कहा कि भैया जा ही नहीं सकते वहाँ पर। जी नहीं, इसलिए मुझको लगता था कि जो लालू नीतीश का जो संबंध रहा है, और वो तो बहुत पुराना रहा है, आप यूनिवर्सिटी में थे, इसलिए जो लगातार लड़ते रहे, उसी कारण वो लगातार सत्ता में भी आते रहे।
लेकिन इसमें मैंने कहा कि धोखा हुआ, जो कहे उसको। देखिए, वो मीटिंग में नहीं गए। हाँ, जब नीति आयोग की बैठक में नहीं गए तब कान खड़ा हुआ। उसके पहले तो ठीक है, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में नहीं गए तो कोई मुख्यमंत्री न भी गया तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नीतीश जी यूँ भी दिल्ली बहुत कम आते थे और यहाँ पर हर हफ्ते कोई भोज होता है, कोई डिनर होता है, तो नीतीश जी इन जनरल अवॉइड करते थे। लेकिन जो नीति आयोग की बैठक हुई और उसी दिन वो पटना में हैंडलूम भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, ये हैंडलूम दिवस के कार्यक्रम का, शाम को घूम रहे हैं, तब लगा कि भाई क्या मामला है। लेकिन फिर भी जो है, सही बात ये है जो कहिए आप मुझे, ये तो मैंने दिल्ली आकर नेताओं को 6 महीने पहले बता दिया था कि ये सरकार 5 साल कार्यकाल पूरा नहीं करेगी, लेकिन फिर भी एक उम्मीद रहती है। आपने तो पहले ही बता दिया था कि 5 साल नहीं चलेगी, लगातार वो संकेत भी दे रहे थे, फिर भी आपका जो केंद्रित नेतृत्व था वो कुछ कर ही नहीं रहा था। किसी को दोष देने का इसमें कारण नहीं है। देखिए, 3 कारण है मुख्य रूप से। ये जो पूरा जो घटनाक्रम है, ये 3 धाराओं का मिलन है, संगम है। पहली धारा है नीतीश जी की महत्वाकांक्षा, ये रह रह कर जगती रहती थी। ऐसा नहीं कि पहली बार ये महत्वाकांक्षा जगी है, यानी पिछले जो आदमी 15 साल 17 साल मुख्यमंत्री रहा, कद्दावर नेता है, केंद्र में रेल का मंत्री रहा, तो बीच बीच में वो हिलोरे मारता था, मैं कुछ बन जाऊं, फिर दब जाती थी महत्वाकांक्षा, फिर जग जाती थी। तो पहली धारा है महत्वाकांक्षा। दूसरा है जलन। ललन सिंह मंत्री नहीं बने, जिसमें बीजेपी का कोई दोष नहीं है। नीतीश जी ने आरसीपी सिंह का नाम दिया, उनको मंत्री बना दिया। ललन सिंह उसी दिन खूंटा गाड़ कर उन्हें तय कर लिया कि इस सरकार को मैं गिरा दूंगा, चलने नहीं दूंगा। तो ललन सिंह जो है, ये सबसे बड़े अगर कोई विलेन इसके अंदर हैं तो ये वो ललन सिंह है। और नीतीश जी उनके दबाव में रहते, मैंने शुरू से मैं देख रहा हूँ कि वो उनके दबाव में रहते, जो भी कारण मुझे पता नहीं है। और तीसरी धारा है व्याकुलता। आरजेडी को लग रहा था कि 114-15 तक पहुँच गए, 7-8 का अंतर था, हमारी तो सरकार बन रही थी, लेकिन नीतीश जी ने सरकार नहीं बनने दिया। जो तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप होते रहे, तो उनको लगता था किसी तरह से सत्ता में आ जाए। लालू जी को लगता था कि मेरे रहते रहते बेटा एक बार पावर में आ जाए, सत्ता में आ जाए। तो ये जो व्याकुलता, ये जलन, ये महत्वाकांक्षा, इन 3 धाराओं का जो समागम था, जो संगम था, जो मिलन था, उसी का परिणाम ये सारी घटना। इसमें कोई सिद्धांत नहीं है। जब लालू के साथ गए तो कहा कि मैं किसी भी हालत में आरएसएस से, बीजेपी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा। और 2 साल के बाद तोड़ दिया। और फिर जब हम लोग के साथ आए तो कहे कि लालू के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, फिर तोड़ दिया। अरे भाई, इन्होंने एक बार 3 बार जनादेश का अपमान किया है। पीपल्स मैंडेट, ये नहीं कि चुनाव के बाद बन गए और तोड़ दिया। 3 बार जिसको मैंडेट मिला, उस मैंडेट के साथ उन्होंने बिट्रेल किया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप ये जो महत्वाकांक्षा और ललन सिंह की बात कर रहे हैं, आप मुद्दे देखिए। धारा 370 की बात हुई, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हुई, अग्निपथ वाली बात हुई, हिंदुत्व का आपका पूरा एजेंडा रहा। जिस तरह से आपके एक विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को वोटिंग राइट नहीं होने चाहिए, दूसरे दर्जे के वो अगर नागरिक रहेंगे तभी इस देश में रह सकते हैं, उसमें उनको मुश्किल हुई। लगातार ऐसे मुद्दे थे बीजेपी की तरफ से भी जो उनको असहज बनाते थे। जब आप उप मुख्यमंत्री थे तब भी थे, पर कहीं ना कहीं कुछ एक टेक भी था, उनको संभाले भी आप रखते थे। इस बार वो मुद्दे भी रहे, मुखरता से उठाए गए। आप देख लीजिए, स्पीकर से उनकी बातचीत में देख रहा था वीडियो, वो गुस्से में कांप रहे हैं हाउस में। ऐसा लग रहा है कि कोई विपक्षी पार्टी का स्पीकर हो और वो सीएम से लगातार सवाल पूछ रहा है। ये भी तो एक, इन बातों को आप गौण समझ रहे हैं क्या? मैं गौण नहीं। देखिए, ऐसा है कि गठबंधन में कुछ ना कुछ मुद्दे, और ये कोई पार्टी के अधिकृत मुद्दे नहीं उठाए। अब फ्रिंज एलिमेंट जिसको कहते हैं, पार्टी में बहुत तरह के लोग रहते हैं, किसी ने उठा दिया और बीजेपी ने कभी उसको स्वीकार नहीं किया। उस विधायक को बुलाकर डांटा गया, बताया गया कि तुमने गलत किया, तुमको नहीं बोलना है। लेकिन कुछ रहते हैं पार्टी में सिरफिरे टाइप लोग, जो अनाप शनाप बोलते रहते हैं, जो मुद्दे नहीं है बिहार के, उन मुद्दों पर भी बोलते रहे। पार्टी ने प्रयास किया, लेकिन स्थितियाँ बिगड़ती चली गई और गठबंधन टूट गया। आपके बारे में तो जो कहा वो हम सुनेंगे आगे। प्रणय, आप अपना सवाल पूछें। ये कहा जाता है कि अगर नीतीश जी को कोई थोड़ा सा अच्छे से समझ पाता है तो वो सुशील मोदी हैं, बड़ा लंबे से उनको जानते हैं। हालांकि आपको लगता है कि आपका पटना में न रहना, अगर आप रहते तो शायद इस बीमारी का थोड़ा पहले इलाज हो जाता या कोई दवा हो जाती, क्योंकि जिन चीज़ों को आप गिना रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के सीधे संबंध हैं, सीधे बात कर सकते थे वो, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो बातचीत की, ऐसा लगता है कि ये जो तलाक हुआ, ये ऐसा था, म्यूचुअल तलाक था, राजनीतिक तलाक, जिसमें आपसी रजामंदी थी दोनों की तरफ से। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। और मैं भी उनको कितना समझता था मैं ही जानता हूँ। मैं उन सारी बातों को कहना या बताना नहीं चाहता, इसलिए कहना उचित नहीं होगा कि मैं अगर रहता तो संभाल लेता सारी चीज़ें,
ठीक हो जाती है, ऐसा है। और मुझे तो लगता है कि मैं उस दलदल से निकल गया और मैं राज्यसभा में आ गया। लेकिन देखिए, जब पीढ़ियां बदलती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा कम्युनिकेशन गैप भी हो जाता है। अब नीतीश जी, लालू जी, रामविलास जी, ये सब एक पीढ़ी के लोग रहे, तो स्वाभाविक है कि जब नए लोग आते हैं तो कम्युनिकेट करने में कई बार थोड़ी कठिनाई होती है। वो गैप हमेशा रहता है, कहीं भी रहता है, किसी भी संगठन में रहता है। लेकिन फिर भी बीजेपी ने अपनी ओर से स्थितियों को संभालने का पूरा प्रयास किया है। आइए देखते हैं आपके बारे में नीतीश कुमार क्या बोले। से तो मेरी मित्रता रही है, अब उनको काहे नहीं बनाया? अगर वो बने रहते तो आज ये नौबत नहीं आती। मोहर लगा दी आपके नाम पर और बीजेपी में आफत कर दी तो आपकी। मेरे लिए तो मुश्किल कर दिया। ये कैसे हुआ कि आपने इतनी घनिष्ठता बना ली नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार का घनिष्ठ होने के लिए क्या होना चाहिए? कुछ नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार किसी के भी घनिष्ठ नहीं हो सकते। आज तक आपका नाम ले रहे अरे हैं। भाई, घनिष्ठ मतलब ऐसा घनिष्ठ तो बहुत लोग हैं ना, मैं ही थोड़ी हूँ। आप घनिष्ठ शब्द को शायद इतना पसंद नहीं करें, मैं हटा देता हूँ। मैं पूछता हूँ कि वो किस तरह की बातें पसंद करते हैं, कैसी आप बातें करते थे कि आपके बीच में इतना। ऐसा नहीं, देखिए, एक तो मैं ये स्वीकार करूँगा पब्लिकली कि मेहनती आदमी है, मेहनत करते हैं नीतीश कुमार। एंड ही इज़ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। यानी जिस आदमी की जो अच्छाई है उस पर मैं कभी भी जो है, लेकिन एक अच्छा प्रशासक हो सकता है लेकिन धोखा भी तो देने वाला हो सकता है। अपने प्रशासनिक का गुण होना और अपने सहयोगियों को धोखा देना, दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, वो तो दिखा दिया उन्हें कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। और कुल मिलाकर एक ईमानदार नेता, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बाकी जो वो सत्ता में बना रहने के लिए, जैसे औरंगजेब ने और सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर दिया, तो वैसे नीतीश जी है कि सत्ता में रहने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और कर रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है। आपने फिल्म शोले देखी है ना? बहुत दिन हो गया। मौसी का सीन याद है आपको? उसमें वो बड़ी तारीफ करता है धर्मेंद्र की, अमिताभ बच्चन। तो वो तारीफ भी करता है, ये भी बताता है कि ये और क्या क्या करते हैं। तो मुझे कुछ लगा कि कुछ ऐसी दोस्ती आपकी है नीतीश कुमार से। जो उनकी क्वालिटी इज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, नो डाउट। अच्छे प्रशासक है, ईमानदार है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। तो ये दो गुण राजनीति में बहुत बड़ी चीज़ है जो बहुत कम लोगों में देखी जाती है। आपने नीतीश कुमार की बड़ी तारीफ की, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मेहनती हैं, लंबा अनुभव है सरकार चलाने का। क्या ये गुण किसी भी व्यक्ति को पीएम मटेरियल बनाते हैं या पीएम कैंडिडेट के लिए मुफीद बनाते हैं? ये पीएम मटेरियल तो इस देश की 120 करोड़ जनता, जब देवगौड़ा बन सकते हैं, इंद्र कुमार गुजराल बन सकते हैं, तो बनने के लिए आपके पास संख्या बल चाहिए ना। तो इसलिए कोई क्षेत्रीय दल का व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन गया तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य देश का नहीं होगा। लेकिन वो स्थिति नहीं आने वाली है। देश उससे बहुत आगे निकल चुका है। 90 का दौर इस देश ने देख लिया, 80 और 90 का दौर, उस दौर में दोबारा देश कभी नहीं जाएगा। सुशील जी, आप ये कह रहे हैं कि ये जो मुख्यमंत्री जी ने कहा आपके लिए मुश्किल खड़ी हो गई, आप मुश्किलें तो खुद भी अपने लिए खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो पिछले दिनों बयान दिया उसमें कहा कि हमने केवल उन्हें तोड़ा जिन्होंने हमें धोखा दिया। फिर आपने आगे कहा कि जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना, अब उद्धव ठाकरे का गुट कह रहा है कि ये जो शिवसेना के बागी गए हैं, जो कह रहे थे कि ये विद्रोह है, दरअसल में ये बीजेपी की चाल थी। देखिए, शरद पवार कह रहे हैं कि बीजेपी की रणनीति यही है। अरे भाई, एकनाथ शिंदे वो घुटन महसूस कर रहे थे। उन्होंने बीजेपी के लोगों से संपर्क किया होगा और विधायकों के एक टोली को लेकर अलग हो गए थे। ये इसमें कौन सी बड़ी बात है? भाई, उद्धव ठाकरे किस तरह की सरकार चला रहे थे महाराष्ट्र के लोग जानते हैं। तो इसलिए कोई बीजेपी ने तोड़ा ऐसा कहना उचित नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर जो महाराष्ट्र में स्थितियां पैदा हुई, उसमें एकनाथ शिंदे और एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो बाहर निकल कर आए और बीजेपी के साथ जिन लोगों ने हाथ मिला लिया। तो आप अपने पिछले बयान से यहाँ पलट रहे हैं एक तरीके मैंने से। क्या कहा, मुझे याद इसलिए नहीं, मैं बयान लिख कर लाया। मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूं, कि जिसमें आपने कहा कि हमने कि केवल बोलने में उन्हें हो तोड़ा सकता जिन्होंने है। हमें धोखा दिया, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना। अरे भाई, तो धोखा दिया तो टूट गए वो। तो जो धोखा देंगे वो तो टूटेंगे ही। कौन तोड़ेगा? केवल उन्हें तोड़ा। नहीं, मैंने तोड़ा ये नहीं। जो धोखा देंगे वो टूट जाएंगे। मैं लिख के लाया हूं आपका बयान, देख के, टीवी से देख के, एक एक शब्द और मात्रा हिज्जे सही करके लाया। मैंने क्या कहा मुझे मालूम है। मेरे कहने का तात्पर्य था कि जो धोखा देगा उसके यही हश्र होगा। तो जिन लोगों ने धोखा दिया उनका हश्र हो गया। उन्हें हम तोड़ेंगे नहीं, हम क्यों तोड़ेंगे? वो अपने आप टूट जाएंगे, हमको तोड़ने की जरूरत क्या? चलिए, एक तरीके से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात साफ की। आशीष, आप कह रहे हैं साथ में ये भी कि आप लोग अवाक रह गए जब नीतीश जी ने पाला बदल लिया।
ये आरोप तो सीधा शरद यादव जी ने, आरजेडी के वरिष्ठ नेता ने लगाया। आप लोग के साथ लंबे समय तक काम किए, उन्होंने आधिकारिक तौर पर आप लोगों पे आरोप लगाया कि आरसीपी सिंह को शह बना करके आप लोग पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और लिहाजा संभव है कि अमित शाह से बात होने के बाद उस 2 दिनों के भीतर नीतीश कुमार को ये बात पता चल गई, इस वजह से उन्होंने आपसे नाता तोड़ लिया। पूरी जनता दल यूं भी आ जाती साथ में तो भी सरकार नहीं बन सकती थी, क्यों तोड़ते हम? और इतनी भली एक तरह से सरकार चल रही थी बिहार के अंदर, और बीजेपी ने कहाँ अपने सहयोगी को तोड़ा आज तक मुझे बता दीजिए। अब कोई छोटे मोटे राज्य में, कोई मणिपुर में, कोई त्रिपुरा में कुछ हुआ तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जिसके साथ इतना बेहतर संबंध है, तो ये तो जब अलग हो रहे तो कोई बहाना चाहिए, तो बहाना बना दिया चिराग पासवान को। तो ये 19 महीने बाद ये बात का आपको एहसास हुआ कि चिराग के कारण चुनाव हार गए। आप मुख्यमंत्री क्यों बने? आपको तो 2 दिन 1 महीने में ही मालूम हो जाना चाहिए था, 19 महीना लग गया। और जो आरसीपी सिंह आपके साथ रेल मंत्री से लेकर आज तक आपके साथ काम करता रहा, सबसे वफादार और सबसे नज़दीकी कोई अगर आदमी होगा उनके पार्टी में तो आरसीपी सिंह। और क्या बीजेपी अपने मन से बना देगी किसी को मंत्री? और मान लीजिए अगर बना दिया तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिलवाया? आप पत्र लिखते प्रधानमंत्री को। तो तोड़ने का बहाना चाहिए तो एक बलि का बकरा खोज लाए चिराग पासवान 19 महीने के बाद। ये तो वही कहानी है कि तुम्हारे बाप ने पानी जूठा किया था, वो भेड़ और बकरी वाली है ना कहावत, मेमने वाला और बाकी वाला। तो आरसीपी सिंह बेचारे को ले आए। आरसीपी सिंह ब्यूरोक्रेट है, उनकी कहाँ इतनी क्षमता है कि पार्टी को तोड़ सके? वो कोई मास लीडर थोड़ी है, कोई पॉपुलर लीडर थोड़ी है। अरे खुद अमित शाह जी ने फ़ोन किया नीतीश जी को और कहा कि एक ही नाम देना, बताइए कौन बनेगा, हर पार्टी को हम एक केवल दे रहे हैं। तब इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में सहमति नहीं बन पा रही, इसे अभी छोड़ दीजिए, बाद में देखा जाएगा। और जब विस्तार हुआ तब नाम मांगा गया तो उन्होंने एक नाम दे दिए होते ललन सिंह का नाम, तो हम लोग को क्या फ़र्क पड़ता था, बनाते तो उनको ललन सिंह को। लेकिन आपने नाम दिया आरसीपी सिंह को, आपके जाति के बिरादरी के सबसे विश्वस्त आदमी हैं, आपने उनका नाम दिया, उनको बना दिया। अब कह रहे हैं 19 महीने की, इतने महीने के बाद कह रहे हैं कि बिना पूछे बना दिया। मैं चुनौती दे रहा हूँ कि वो आपके चैनल पर अगर हिम्मत हो तो आपको वो कहें कि अमित शाह ने कोई फ़ोन नहीं किया था और मैंने उनका नाम नहीं दिया, अपने मन से बीजेपी ने मंत्री बना दिया। ये जो इतना बड़ा आपने चैलेंज दे दिया कि नीतीश कुमार खुद आकर कहें, और वो ऐसा कहते हैं तो कोई बड़ा टेप वेप निकालेंगे क्या आपकी? देखो ये आवाज़ सुनो अपनी। चलिए पहले बोले तो, जब बोलेंगे तो उसका क्या रिस्पॉन्स देना देखेंगे। लेकिन आप ही मुझे बताइए ना देगा कि किसी पार्टी के अंदर किसी को मंत्री क्यों कोई बनाएगा, और बनाएगा तो आप क्यों चुथेंगे, ये मुझे बताइए ना। आप उनका कार्यकाल पूरा होने तक क्यों इंतजार करें? एक सिंपल आप ही उसका जवाब दिए कि क्यों 11 महीना या 12 महीना क्यों आपने इंतजार किया? उनका जो ज़मीन घोटाला है उसको आप कितना बड़ा घोटाला मानते हैं? देखिए मैं उसके बारे में कोई किस आदमी ने कितनी ज़मीन है, नहीं ज़मीन है, क्या है, ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन 24 साल तक आपके साथ थे, तब तक आपको पता नहीं चला, और जिस दिन छोड़ कर गए उस दिन आपको सारा पता चल गया कहाँ कहाँ उनकी संपत्ति है। तो ये जो है उसकी सफाई वो देंगे, मैं क्यों डिफेंड करूँ आरसीपी सिंह या किसी सिंह को? मैं क्यों डिफेंड करूँ? आखिर ऐसी क्या वजह रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने तय पर वहाँ अभी भी मजबूत नहीं हो पाई है और उसको उन सामाजिक आंकड़ों का, समीकरणों का सहारा लेने पर मजबूर होना पड़ा है? राज्य में आप देखेंगे बीजेपी की खासियत है, संघ परिवार की खासियत है नई पीढ़ी के लोगों को आगे लाना। और आज अगर आरएसएस 95 साल के बाद भी अगर जिस प्रकार से काम कर रहा है, उसका एक बड़ा कारण ये है कि हम लोगों ने पीढ़ी को बदला है। और आप देखिए कि आरएसएस में भी 75 साल से ऊपर के शायद ही कोई दिखाई पड़ेंगे। और अटल अडवाणी जी के समय और नरेंद्र मोदी के समय हर राज्य में हर जगह नए लोगों को, नई पीढ़ी के लोगों को लाने का भी बात अलग हो सकता है कि कहीं वो प्रयोग सफल हो असफल हो। तो बिहार में भी अब हम लोग की उम्र 70 साल होगी, कब तक हम लोग काम करेंगे? तो कुछ नए लोगों को आगे लाया जाए जो लंबे समय तक काम कर सकते हैं, शायद ये भी पार्टी सोचती होगी। और हमेशा एक फ्रेशनेस दिखाई पड़ना चाहिए। आपको क्या बीजेपी ने कभी बताया कि आपको राज्य से केंद्र में क्यों लाया जा रहा है? वहाँ आपको एक बड़ी जिम्मेदारी थी, यहाँ कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं है। कुछ बताया आपको कभी ऐसे मंथन में, और कुछ उसमें ऐसी बात है जो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं? नहीं, पार्टी ने इतना कहा कि अब हम लोग चाहते हैं, बहुत दिन आपने बिहार की सेवा की, अब आप राज्यसभा में आइए। तो मेरे लिए देखिए पार्टी बस जो इतने में छुट्टी। और पार्टी देखिए, पार्टी में हम लोग इसी पार्टी में पैदा, इसी पार्टी में मरेंगे। हम न दूसरे किसी विचार में जाने का सपने में भी सोच नहीं सकते। ये जो आप कह रहे हैं सुशील जी, अब ये चूंकि बात मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि आपको नहीं पता कि आपको क्यों हटाया गया बिहार से, मतलब क्यों दिल्ली भेजा गया। ये लोग कहते हैं कि आप बहुत सॉफ्ट थे, बहुत नरम थे, और बीजेपी को अपना एजेंडा करना था, अपना काम करना था।
उसमें आप फिट नहीं एक तरीके से बैठ रहे थे, इसलिए आपको सम्मानपूर्वक दिल्ली लाया गया। और वो चीज़ दिखाई भी थी शायद, जिससे नीतीश कुमार को बड़ी परेशानी भी हुई। मुझे पता नहीं, देखिए मैं जो हूँ अब आप इतने अनजान बनेंगे तो फिर तो मुश्किल है। मुझे तो कभी पार्टी के किसी आदमी ने कभी नहीं कहा, मैं तो कम से कम 3-4 बार प्रधानमंत्री जी से मिला, सबसे मिला, कभी किसी ने नहीं कहा कि आप सॉफ्ट हैं कि क्या हैं। तो सॉफ्ट होना कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन लालू के खिलाफ मैं ही लड़ने का काम किया। तो अगर मैं धीमी आवाज़ है, कमज़ोर हूँ, बाकी हूँ, तो इसमें मेरा क्या गुनाह? कम से कम 32 साल तो मैंने पूरा कर लिया, आज तक कोई चुनाव नहीं हारा ज़िंदगी के अंदर जी। अब ये मेरा मेरिट है कि डिमेरिट है मुझे पता नहीं। मुझे तो लगता है कि मेरा सॉफ्टनेस अगर है तो मेरा ये मेरिट है मेरे लिए। जो क्या नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे? और अगर बनना चाहते थे तो क्यों नहीं बना दिया? सरकार भी बची रहती। नीतीश जी ने जो जवाब दिया है, जो उपराष्ट्रपति वाला, वो सुनवाता हूँ और फिर इसी से जुड़ा विकास का भी सवाल है। नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना सवाल। क्या नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे? और अगर बनना चाहते थे तो क्यों नहीं बना दिया? सरकार भी बची रहती। देखिए मुझे नहीं मालूम है कि वो स्वयं बनना चाहते थे कि नहीं चाहते थे, लेकिन उनके दो बहुत नज़दीकी, जो 5-6 नज़दीकी लोग हैं, दो अत्यंत नज़दीकी लोगों ने बीजेपी की 2 नेता जो मंत्री हैं वहाँ पर, उनसे एक बार 2 बार संपर्क किया और कहा कि अच्छा होता है कि उनको प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, अगर उनको उपराष्ट्रपति बना देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो जहाँ तक बात पहुँचानी थी, बातचीत करना था, लेकिन बीजेपी क्यों बनाएगी भाई? हमारा जब अपना बहुमत है तो इस तरह के महत्वपूर्ण पदों पर कभी भी कोई पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अगर हमारा अपना बहुमत नहीं और बिना दूसरों के समर्थन के हम नहीं बना सकते, तभी किसी कॉम्प्रोमाइजिंग कैंडिडेट को बनाता है, तो क्यों बीजेपी बनाती? तो उन लोगों को बता दिया कि ये बनाना संभव नहीं है। अब ये नीतीश जी से पूछ कर उन्होंने बातचीत की या नहीं बातचीत की, मैं नहीं कह सकता हूँ। कोई नेता पहले कहता है क्या कि मैं दावेदार हूँ? और भी नीतीश जी जैसा व्यक्ति, इतना महीन आदमी, वो कभी कहेगा कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ? वो कभी कहेगा कि मैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद का दावा? तो नज़दीकी अगल बगल के लोग कहते हैं कैसा नेता हो, प्रधानमंत्री जैसा हो, इनमें वो गुण है, इनको बनना चाहिए। तो नज़दीकी लोग कहते हैं कि एक बात मैं और बता दूँ, लोकसभा का चुनाव होगा नरेंद्र मोदी के नाम पर, इसलिए महागठबंधन कितनी भी कोशिश कर ले, लोकसभा चुनाव में बिहार में काफ़ी बड़ी संख्या में और नरेंद्र मोदी पहले से ज़्यादा सीटों को लेकर हम नरेंद्र मोदी की झोली में देने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी, भारतीय जनता पार्टी देश में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और ये बार बार कहा भी जा रहा है, जैसे नड्डा जी बिहार में गए, उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। क्या बीजेपी ये भी एक गठबंधन टूटने का कारण है? देखिए नड्डा जी ने जो कहा, रोज पब्लिक मीटिंग में भाषण करते हैं कि अश्वमेध का घोड़ा चल चुका, सबका सफाया हो जाएगा, मतलब सबका मर्डर कर देंगे क्या? कोई नहीं रहेगा, हम रहेंगे, इसका मतलब क्या होगा? सबको ख़त्म कर देंगे क्या? अरे ये तो पब्लिक मीटिंग में बाकी के अंदर बोलने का एक तरीका होता है, लेकिन जब तोड़ना है तो उसको एक मुद्दा बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि ख़त्म कर देंगे। अरे कोई किसी को ख़त्म क्या करेगा? लेकिन ये सब कोई मुद्दा नहीं है। ऐसा कुछ आपने पार्टी को फॉर्मूला दिया है? कोई 3 पॉइंट ऐसे अगर आपको बताने हो बीजेपी को, कैसे बीजेपी दोबारा खड़ी हो? देखिए ऐसा है कि अभी तो 24 घंटा 48 घंटा बीता है। अच्छा। बैठेंगे हम लोग, सारी चीज़ों का बैठ कर विचार करेंगे। और देखिए आज ठीक है, बिहार की बीजेपी 2015 वाली बीजेपी नहीं है। कोई भी ऐसा मतदान केंद्र नहीं है बिहार का जहाँ पर कि 5-6 हमारे वर्कर नहीं होंगे। इतना स्ट्रॉन्ग संगठन और समाज के सभी तबके के लोगों को हम लोग जोड़ा। अभी राज्यसभा में जिस शंभू शरण पटेल को टिकट दिया पार्टी ने, वो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो हम लोगों को भी सामाजिक समीकरण ध्यान में है जी। और अब सबसे ज़्यादा पिछड़े किसी पार्टी में होंगे तो भारतीय जनता पार्टी में होंगे। तो इसलिए सोशल कॉम्बिनेशन जो सोशल इंजीनियरिंग है, उसमें हम लालू यादव और नीतीश कुमार से 2 कदम आगे हैं। इसलिए जिस तरह से लड़ना, वो बैकवर्ड फॉरवर्ड की भी लड़ाई लड़ना चाहेंगे। 15 का चुनाव इसलिए हार गए कि एक बयान आ गया आरक्षण पर, जिसको तोड़ मोड़ कर इतना प्रचार किया गया और बैकवर्ड फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर दिया गया कि हम 54 पर पहुँच गए। लेकिन अब वो स्थितियाँ बदल गई हैं। देश में एक जोड़ी है अमित शाह और मोदी जी की, दूसरी जोड़ी आपकी मोदी जी और नीतीश जी की रही है। और अभी जो नीतीश कुमार जी को देखा जा रहा है कि जैसे वो आप भी पीएम मटेरियल अडवाणी जी बोल गए थे और उनको
पीएम मटेरियल के तौर पे देखा जा रहा है, तो आपने ये भी कहा कि नीतीश जी को समझना बहुत मुश्किल है। संगति तो आप भी उनके साथ बहुत रही, क्या आपको भी इतना समझना मुश्किल है कि भविष्य में पोस्ट इलेक्शन 2024 कुछ ऐसी स्थिति जब बनेगी तो ये जोड़ी फिर से कामयाब बन के सामने आ जाए? नहीं, अब किस जोड़ी की बात करें मुझे पता नहीं, कम से कम उस जोड़ी का मैं हिस्सा नहीं रहने वाला, ना हूँ मैं। लेकिन देखिए, ये सब केवल एक ख्याली पुलाव है। नरेंद्र मोदी 2014 में जितने ताकतवर थे, आज उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर हैं। अब लोगों को भरोसा है कि यही व्यक्ति जो काम कर रहा है ये कर सकता है, तो वह वोट था वायदे का वोट, यह वोट है भरोसे का वोट। लोगों को कॉन्फिडेंस है। सुशील जी, आपकी बातों का निचोड़ ये है कि नीतीश कुमार जी अनरिलायबल है, वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, उसके बावजूद कि उन्होंने सबके साथ धोखा किया, आप लोगों ने अलायंस किया, आप लोग पावर में आए। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई तालमेल में कोई कास्ट कैलकुलस करके आप 2024 इलेक्शंस में आप अपने को भी और नीतीश कुमार को भी जितवाना चाहते हैं? क्या ऐसा कोई कास्ट कैलकुलस है बिहार में? ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने कहा कि 2024 के अंदर, और अभी तो देखिए केसीआर हैं, ममता बनर्जी, इतने लोग हैं। और इसके पहले भी इस देश के अंदर जब भी यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट या बाकी बनी, तो पोस्ट पोल ही जो है कोई नेता इमर्ज हुआ, कोई किसी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो स्थिति बनने वाली नहीं है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। और आप मुझसे ज़्यादा जान रही हैं, पूरे देश को आप देख रही हैं कि किस तरह से बीजेपी की सरकारें लौट कर आ रही है। नरेंद्र मोदी का जो ग्राफ है, कोविड में जो उन्होंने काम किया, जिस तरह से महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लोगों को ये लगता है ईमानदार आदमी है। दूसरा ये लगता है ये आदमी कोशिश तो कर रहा है, प्रयास तो कर रहा है। प्रयास करता हुआ कोई, देखिए, लोग राजनीति में ईमानदार और प्रयास करता हुआ दिखाई पड़ना चाहिए। दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये चीज़ें लोग देख रहे हैं। अभी तो गुजरात का इलेक्शन होगा ना, अभी तो देखिए 24 के पहले शायद 17-18 राज्यों का चुनाव होना बाकी है। तब देखेंगे मध्य प्रदेश में क्या होता है, गुजरात में क्या होता है। तो इसलिए देखिए, आज के डेट में या 24 तक इस देश में कांग्रेस की तो ताकत है ही नहीं। क्षेत्रीय दल कितना भी जोर लगा ले, अपने अपने राज्य में थोड़ी बहुत सीटें जीत जाएं, लेकिन कोई नरेंद्र मोदी को 2024 में रोक नहीं पाएगा। 29 में क्या होगा, 29 में देखा जाएगा। पर बिहार का अगर आप आंकड़ा देखें और अगर आप देखें जितने वोट बीजेपी को मिलते हैं, यानी 20% अगर असेंबली में मिलते हैं तो करीब 25% वो लोकसभा में हो जाते हैं। अगर आप आरजेडी को देखें तो 23% असेंबली में, तो करीब 20% लोकसभा में हो जाते हैं। 15 पर जेडीयू रहती है, 7 या 8% कांग्रेस को वोट मिलते हैं। पासवान को देखें, एलजेपी को, तो करीब 6%, 4% लेफ्ट को मिलते हैं। तो इसमें तो आपका अगर इन आंकड़ों को जोड़ें तो बड़ा कम बैठता है आंकड़ा, मतलब 30 तक नहीं पहुंचता है। 2014 का रिजल्ट निकाल के देख लीजिए। 4 जीती आरजेडी, 2 जीती जेडीयू, 2 जीती कांग्रेस, 31-32 सीट हम जीते। मतलब अगर ये मिलकर लड़ते हैं। दूसरा, लोग ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें एक तरीके से सीधी लड़ाई हो जाएगी अगड़ों की और पिछड़ों की। तो ये सब तो भी आपकी चिंता के विषय हैं या नहीं? कोई चिंता का विषय नहीं है। नरेंद्र मोदी बिहार में पिछड़ों के प्रतीक हैं और बिहार का गरीब जो है वो उनको जो पिछड़ा है बिहार का, वो उनको पिछड़ा मानता है। वो तेली समाज से आते हैं और बिहार में जो तेली समाज है वो अति पिछड़ा में आता है। और 2014 के अंदर सारा वोट अति पिछड़ा का खिस्सा कर नरेंद्र मोदी के साथ चला गया। तो आज बीजेपी की पहचान बिहार में और देश के अंदर अति पिछड़ा वर्ग जो है वो पूरी मजबूती से नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। आपने बहुत सारे जो बिहार की राजनीतिक तस्वीर है उसको स्पष्ट किया है, लेकिन भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के सामने एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है और मुझे लगता है आपके मदद के बगैर वो हल नहीं होगा कि आपकी नज़र में बिहार में सुशील मोदी के बाद भाजपा के पास इतना बड़ा चेहरा कौन सा है? देखिए, चेहरे की आवश्यकता नहीं है, पार्टी का संगठन। भी महाराष्ट्र में चुनाव लड़े तो कहाँ देवेंद्र फडणवीस थे, वो तो बाद में बने मुख्यमंत्री। हरियाणा में चुनाव लड़े तो कहाँ थे ये खट्टर जी, नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया। तो कोई हर चुनाव में चेहरा हो तो अच्छी बात है, लेकिन चेहरा नहीं भी हो तो भी आप चुनाव जीत सकते हैं। बीजेपी ने दिखा, त्रिपुरा में चुनाव जीते, कहाँ चेहरा था, जीत गए, तब उसके बाद किसी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इसलिए चेहरे पर ही केवल चुनाव जीता जाता तो बहुत लोग चुनाव जीत गए होते। मेरा सवाल ये है सुशील जी आपसे
कि जैसे कि आपने नीतीश जी के बारे में बताया और अभी हमने देखा कि अगर देखा जाए तो उनका पूरा एक सपोर्ट बेस उतना स्ट्रांग नहीं रहा है एक बड़े नेता के रूप में अगर देखा जाए बिहार में, लेकिन उन्होंने फिर भी 8वीं बार सीएम पद की उन्होंने शपथ ले ली। इसमें आपकी उनका जो राजनीतिक कद है उसको बढ़ाने में आपकी बड़ी भूमिका मानी जाती है, आप इस पे क्या कहते हैं? नहीं, देखिए उनके कारण कितना बिहार को नुकसान हुआ है। 2012 से लेकर 22 के बीच में 8 सरकार बनी बिहार में, 8 सरकार, और कोई भी सरकार 2-2.5 साल से ज़्यादा नहीं चली। तो बिहार में जो विकास हुआ वो 2005 से लेकर 2013 के बीच में हुआ, लेकिन जो गति 2005 से लेकर 2013 के बीच में जो गति थी, जो मोमेंटम था, वो मोमेंटम टूट गया। अगर हर 1.5 साल पर सरकार बदलती रहेगी तो विकास तो प्रभावित होगा ना। अगर एक ही दल की, एक ही गठबंधन की सरकार रहती लगातार, तो मेरा दावा कि आज बिहार जिस जगह पहुंचा से काफ़ी ज़्यादा बहुत आगे हम लोग पहुंच गए होते हैं। सुशील जी, बहुत सी बातें हैं। एक बात आप बार बार कह रहे हैं कि नीतीश जी जनादेश को धोखा देते हैं और आपने उसको उदाहरण गिनाए। फिर आप ये भी बता रहे हैं कि वो 1.5-2.5 साल से ज़्यादा सरकार चलती नहीं है, उसकी वजह से जो विकास का सिलसिला है वो भी भंग हो जाता है बीच बीच में। तो ये भी सब आप कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि एक ऐसे व्यक्ति को बार बार आप मुख्यमंत्री क्यों बनाते हैं, जिसके बारे में ये सब सिक्काबंद तरीके से एक तथ्यात्मक सिलसिला आपने पेश किया है। उसको कितने बार आपने मुख्यमंत्री बनाया? आपको भी धोखा दिया, दूसरे को भी आप धोखा देते देख रहे हैं, लेकिन बार बार आप किसी और को मुख्यमंत्री बनाते ही नहीं, उसी को बनाते हैं बार बार। यही चमत्कार है, यही उनका करिश्माई नेतृत्व है। तो उसके करिश्मा के चक्कर में आप भी फंस गए हैं क्या? वो उसी कुर्सी पे रहते हैं मुख्यमंत्री, वही 8 बार सरकार बदल गई, पार्टनर बदल गए, तो बाराती बदल गए, दूल्हा वही है। तो बाराती कोई हो, दूल्हा वही रहेगा। तो ये उनकी खासियत है। लेकिन एक बात ये बता दें आपको, ये जो तोड़ने उड़ने की बात होती है, आज तेजस्वी यादव के पास 114, मैंने शुरू में भी कहा था 114-15 MLA है। आप देखिएगा, ये सरकार 2.5 साल जो कार्यकाल वो पूरा नहीं करेगी सरकार, क्योंकि तेजस्वी और लालू चुप नहीं बैठने वाले। उनको भी भरोसा नहीं है नीतीश कुमार पर, क्योंकि हम लोग से ज़्यादा धोखा लालू यादव को दे चुके हैं। और जितना मैं शब्द प्रयोग नहीं करूँगा, मेरे मित्र हैं जो शब्द प्रयोग अनाप शनाप उनके बारे में कहा जाता, सारे प्रयोग लालू जी ने ही किया हुआ है। तो लालू जी को मालूम है कि आदमी रिलायबल नहीं है, कब क्या करेगा ठिकाना नहीं है। इनके लोगों को लगता है कि लालू जी तो बीमार हैं, अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बेड रिडन है, बेटा जेल जा सकता है, तो राजद जो खुला मैदान है तोड़ देंगे। और राजद को लगता है कि केवल 5 ही लोग तो चाहिए, तो 114-15 है, मांझी जी को मिला लिया, और MIM और निर्दलीय 120, 4 ही चाहिए। तो देखिए, शाह मात का खेल चालू होगा, ये चलेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। और 2.5 साल ये सरकार पूरा नहीं करेगी। चलिए, चमत्कार को नमस्कार करते हुए आप उनमें फूट पड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कर सकते हैं। सुशील जी, अब जो दौर है ये रैपिड फायर का दौर है। मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा, हर सवाल के साथ मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, उनमें से आपको एक चुनना है। तीसरा ऑप्शन भी आपके पास है, आप पास कह सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं, अगला सवाल ले सकते हैं। तो पहला सवाल है, आपको क्या ज़्यादा रास आता है, स्टेट पॉलिटिक्स या केंद्र की राजनीति? स्टेट पॉलिटिक्स। क्यों? क्योंकि छोटा दायरा रहता है, ये समुद्र है जो दिल की बात जुमा पे आ गई आपकी। नहीं, जहाँ इतना लंबा समय बीता, 40 जिंदगी का 60-70 साल बीत गया, तो सही एक आदमी को जानते हैं, गली कुचे को जानते हैं, लोगों को जानते हैं। बीजेपी ने जो राज्य में कोई नेता नहीं चुना, उसकी वजह क्या है? राज्य में बीजेपी के नेता इतने सक्षम नहीं हैं, या केंद्रीय नेतृत्व का ध्यान नहीं है? नहीं, इतने नेता हैं कि चुनना ही मुश्किल है, पर सक्षम नहीं है। नहीं, सक्षम सब हैं, लेकिन उसमें कौन ज़्यादा सक्षम है तय करना बड़ा मुश्किल है। तो केंद्रीय नेतृत्व का ध्यान नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं, मैंने कहा ना कि इतने लोग हैं, कई बार जब लोग ज़्यादा रहते हैं तो चयन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतने सक्षम लोग हैं कि चयन करना मुश्किल हो जाता है, कौन ज़्यादा सक्षम है। देखिए, विकास मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं तो जलेबी बन गई। चलिए, इसको पास करते हैं। अगला सवाल, बिहार को आज ज़्यादा ज़रूरत किस बात की है, फ्री की रेवड़ी की या स्पेशल स्टेटस की? देखिए, स्पेशल स्टेटस तो अब ख़त्म हो गया, ये तो केवल एक नारा बनकर रह गया। अब तो नीति आयोग ने, फाइनेंस कमीशन ने, सभी लोगों ने
स्पेशल स्टेटस का जो कंसेप्ट था उसी को ख़त्म कर दिया। फ्री की रेवड़ी की ज़रूरत है? नहीं, फ्री की, देखिए फ्री की रेवड़ी की परिभाषा तो मुश्किल है, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जिससे से फ्री पावर, तो नीतीश जी फ्री की रेवड़ी के कभी पक्ष में नहीं रहे, इसलिए उन्होंने किसानों के कर्ज माफ़ पर कभी तैयार नहीं हुए। अब देखें इनके राजद के मैनिफेस्टो में कि कर्ज माफ़ करेंगे किसानों का, तो अब देखें कि नीतीश जी कर्ज माफ़ करते कि नहीं करते हैं। बिहार की राजनीति के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, विकास या जातिगत राजनीति? नहीं, विकास। सिर्फ विकास पे जीत सकते हैं? नहीं, चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, नहीं चुनाव नहीं, उसके लिए दोनों चाहिए। आपको सोशल कॉम्बिनेशन भी बनाना पड़ेगा। ये जाति एक सच्चाई है समाज की, कोई इनकार नहीं कर सकता है। ये मेरे ही जैसे लोग होंगे जिन्होंने जाति और धर्म से बाहर जाकर विवाह किया होगा, लेकिन इस यहाँ भी बैठे लोगों में 90% लोगों के जिन्होंने जाति में शादी की होगी। तो जो एक समाज और हैं बिहार में उप मुख्यमंत्री, वो भी ऐसे कह रहे हैं। नहीं, कह रहे होंगे, अच्छी बात है, उप मुख्यमंत्री बने जी तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए सोशल कॉम्बिनेशन बिना बनाए भी आप कोई चुनाव, इसलिए सामाजिक समीकरण में इसको जातिवादी राजनीति नहीं कहूँगा, सामाजिक समीकरण और उसके ऊपर विकास। इसलिए अगर केवल विकास और सामाजिक समीकरण नहीं है तो वो नीचे तक परकोलेट नहीं करेगा। दोनों चाहिए, सामाजिक समीकरण भी चाहिए और विकास भी चाहिए। आप दोनों नेताओं को जानते हैं, एक को तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 2024 में नरेंद्र मोदी को ज़्यादा अच्छी चुनौती कौन दे पाएंगे, नीतीश कुमार या राहुल गांधी? कोई नहीं, दोनों में से एक? नहीं, कोई नहीं, कोई चुनौती दे ही नहीं सकता है नरेंद्र मोदी को। ज़्यादा अच्छी चुनौती किसकी होगी? मैंने अच्छी और बुरी क्या, मैंने अगर थोड़ा अच्छा कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, उसका ऑल इंडिया व्याप्त है, तो थोड़ा बेहतर हो सकता है तो राहुल गांधी हो सकते हैं, कोई रीजनल लीडर तो हो ही नहीं सकता। लेकिन वो अंतर है 100 और 10 का। अगर नरेंद्र मोदी 100 पर 90 पर खड़े हैं तो वो 10 पर खड़े हैं, इतना बड़ा अंतर है। लेकिन आप तो राहुल अगर 10 पे खड़े हैं तो नीतीश कुमार कितने पे खड़े हैं? नहीं, वो तो कहीं खड़े ही नहीं है भी, उनको बिहार के बाहर कौन जानता है। और आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से नीतीश जी से मित्रवत आग्रह करूंगा कि ग्रेसफुली एग्जिट कर जाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। लोग आपको याद रखेंगे कि एक मुख्यमंत्री था जिसने अच्छा काम किया बिहार में, और अब वो राजनीति से उन्होंने यानी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से वो अलग हो गए और बाकी अपना समाज का काम कर रहे हैं। ताज़ा जख्म है, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको चुभ रहा है, मतलब आपने उनको बिल्कुल बिठाई दिया, खड़ा भी नहीं होने दिया। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, इतना समय दिया, सभी ज़रूरी सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही, अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।